नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ऑनरेबल रिटायर्ड जस्टिस संजय किशन कौल की। संजय किशन कौल साहब हम सब जान रहे हैं अभी 25 दिसंबर यानी कि 2 दिन पहले ही रिटायर हुए हैं। और संजय किशन कौल साहब सेकंड नंबर के जज थे, यानी कि ऑनरेबल जस्टिस DY चंद्रचूड़ के नीचे जज काम कर रहे थे। हालांकि वो उनसे सीनियर थे, लेकिन ऑनरेबल जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब चूँकि चीफ जस्टिस के बेटे थे, इसलिए उनका कम आयु पर अपॉइंटमेंट हुआ। मतलब उनका पहले अपॉइंटमेंट हुआ और जस्टिस कौल का बाद में हुआ। जस्टिस कौल अपने जो उनका रिटायरमेंट का भाषण था उसमें उन्होंने कहा, हम सब कोलीग थे, स्कूल से लेकर आज तक साथ साथ पढ़े लिखे बड़े हुए और एक दूसरे के संपर्क में थे, और बाद में वो बनते बनते जज भी बन गए। आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अगर बात करेंगे तो आपको एक बड़ी संख्या ऐसी मिलेगी जो साथ में स्टडी कर रहे थे, किसी यूनिवर्सिटी में एक ही साथ पढ़ रहे थे और बाद में जज बने, तो धीरे धीरे करके सभी होते चले आए। अब इसी बात को लेकर देश में एक द्वंद्व रहता है और वो द्वंद्व है नेपोटिज्म का। उसको ऑनरेबल जस्टिस संजय किशन कौल साहब ने अंकल जजेस नाम दिया है। उनका एक इंटरव्यू मैंने पढ़ा, उसमें उन्होंने अंकल जजेस की बात कही है। अब ऑनरेबल जस्टिस कौल जो कि जम्मू कश्मीर मामले के आर्टिकल 370 के भारत सरकार के निर्णय को सुन रहे थे, उस समय उन्होंने एक सेपरेट जजमेंट दिया था। सेपरेट जजमेंट में उनकी कश्मीरी हिंदू होने के नाते उनकी उद्गार निकल कर आए, जिसमें उन्होंने कहा कि सन 1980 से लेकर अभी तक जम्मू कश्मीर में जो कुछ भी हुआ वो सिविलियंस के साथ हुआ, वो मिलिट्री के साथ हुआ, वो स्टेट होल्डर्स ने किया, वो नॉन स्टेट होल्डर्स ने किया, वो वहाँ की जनता, हमारे यहाँ की, मतलब वहाँ की वो कह रहे थे क्योंकि वो सीट पर बैठे थे, वहाँ की जनता के जो ह्यूमन राइट वायलेशंस हुए हैं उन पर जांच अलग सेपरेट होनी चाहिए। उनकी जांच सेपरेटली अगर होगी तो ये बात कन्फर्म है कि बहुत कुछ निकलेगा। जनता पिसती रही है, जनता के उस पिसाव को कोई ध्यान देगा कि नहीं देगा। मुझे लगता है कि वो कश्मीरी हिंदू होने के नाते जो कश्मीरी एक्सोडस 1989 के बाद हुआ, इसलिए उन्होंने 1980 कवर किया है। 1989 के बाद जो एक्सोडस वहाँ पर हुआ और कश्मीरी हिंदुओं को वहाँ से भगाया गया, कौल साहब के अपने रिश्तेदार, नातेदार, परिवार वाले भी वहाँ से निकले ही होंगे, उन सब की उनको पीड़ा थी। रिटायर होने से पहले NJAC का मामला उनके पास था। रिटायर होने से पहले उनके पास जजेस अपॉइंटमेंट का मामला था। जजेस अपॉइंटमेंट में कोलिजियम की रिकमेंडेशन को अपॉइंट न करने का सरकार के ऊपर आरोप था। सरकार को आड़े हाथों ऑनरेबल जस्टिस कौल ने लिया। चीफ जस्टिस के बिहाफ पर लगातार सरकार को आगाह किया। अटॉर्नी जनरल को बुला कर कहा कि अपॉइंटमेंट करना चाहिए, आपके हाथ में अब कुछ नहीं। जैसे में रिकमेंडेशन हो गई, उस समय सरकार के पास सिर्फ एक काम बचता है, वो है अपॉइंटमेंट। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व, या मैं कहूँ अभी भी सीनियर एडवोकेट, आज के महामहिम राष्ट्रपति जी और माननीय जगदीप जी धनखड़ ने शपथ लेते ही स्टेटमेंट भी दिया था। और स्टेटमेंट पर उन्होंने कहा था कि जुडिशरी को अपनी हदों में रहना चाहिए। जुडिशरी का काम पब्लिक फोरम पर कॉपी चेक करना नहीं है, सरकार को अड़े हाथों खींचना नहीं है। वो जुडिशल फील्ड का काम करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। उनका काम नहीं है कि वो हर एक मामले को सुलझाने के लिए उतरें और हर एक मामले में अपनी टांग अड़ाएं। मतलब कहने का सीधा नहीं कहा, लेकिन कहने का तात्पर्य उनका था। इस बात को लेकर ऑनरेबल जस्टिस संजय किशन कौल ही थे जिन्होंने कहा था कि जो बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स बात कर रहे हैं, इनको सबको शट अप करवाइए, इनको सबको चुप करवाइए। इस बात को लेकर जब स्टेटमेंट आ गया संजय किशन कौल साहब का, तो फिर धनखड़ साहब ने दूसरे किसी कार्यक्रम में ऑनरेबल चीफ जस्टिस की उपस्थिति में, उस समय के चीफ जस्टिस यानी कि ऑनरेबल जस्टिस DY चंद्रचूड़, उनकी उपस्थिति में ये स्टेटमेंट फिर से रिपीट कर दिया और कहा, बेसिक ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग, बेसिक का भी बेसिक स्ट्रक्चर है, क्योंकि संविधान किसने बनाया? हम भारत के लोगों ने।
अंगीकार किसने किया? हम भारत के लोगों ने। किसके लिए बनाया गया? हम भारत के लोगों के लिए। अब चूंकि हम भारत के लोगों का रिप्रेजेंटेशन कहाँ होता है? हम भारत के लोगों का रिप्रेजेंटेशन संसद में होता है, राज्यसभा में राज्य सरकारों का या राज्य विधानसभाओं का रिप्रेजेंटेशन होता है, और लोकसभा में डायरेक्ट फ्रेंचाइजी हम लोगों की होती है जो वोट डालकर बिठाते हैं। यानी कि राज्यों का रिप्रेजेंटेशन भी है यहाँ पर, राज्य विधानसभाओं का, और सीधा पीपल का रिप्रेजेंटेशन भी है, इसीलिए इसको हाउस ऑफ पीपल्स कहते हैं। तो धनखड़ साहब ने कहा उस समय कि भाई वी द पीपल ऑफ इंडिया थ्रू पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन का संरक्षक कौन? वी द पीपल ऑफ इंडिया थ्रू पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कानून बेसिक का भी बेसिक स्ट्रक्चर है। अब उस बात को अगर ध्यान दिया जाए तो भाई 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग मिलकर एक केस कर लेते हैं, और देश की 140 करोड़ की जनता के द्वारा 880 सदस्य चुने गए, और उसके अलावा एग्ज़ाम देकर तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स आए। वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो चुनकर आए वो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट में गए, वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में गए, तमाम मिनिस्ट्रियों में गए, उन सब से पास होकर, उन सब से क्वालिफाई होकर, यानी कि मतलब आप समझिए दर्जनों डिपार्टमेंट से क्वालिफाई करके और सैकड़ों अधिकारियों के पास से घूमकर कानून बना, कानून आया, वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट हुआ, 880 लोगों की चर्चा हुई, उस चर्चा के बाद उसको वेरीफाई किया गया, क्वालिफाई किया गया, और उसको 5 जजेस, 7 जजेस, 9 जजेस, 11 जजेस, 13 जजेस, और 13 जजेस की बेंच अगर बैठी तो मैं मान लूँ कि 10 एडवोकेट इधर से, 10 इधर से। हालांकि मेरा जो अनुभव है वो यही है कि जो बड़े एडवोकेट्स हैं, जिनका प्रभाव है न्यायालय के ऊपर, वही बहस करते हैं। 370 की बहस करते समय ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा कि बाकी जितने एडवोकेट्स हैं वो अपना रिप्रेजेंटेशन सीनियर एडवोकेट्स को दे दें, उनको बहस नहीं करने दी जाएगी। अब सोचिए कि सीनियर एडवोकेट्स को रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए, सीनियर एडवोकेट आपके बिहाफ पर बहस कर लेगा, जो प्रेजेंट हो रहा है, यानी कि सरकार प्रेजेंट हो रही तो सरकार कर लेगी, आपको नहीं मिलेगा, और जो उधर से कर रहा था, कपिल सिब्बल साहब प्रेजेंट कर रहे थे, उनके 2-3-4 लोगों को दे दीजिए। तो वो अगर मैं ये कहूँ कि 4 मुख्य लोगों का इधर से आर्गूमेंट हुआ और 4 मुख्य लोगों का उधर से आर्गूमेंट हुआ, तो 4 और 4 8, और उन 8 के मैं जूनियर्स मान लूँ और 10 पिटीशनें मान लूँ, 20 पिटीशनें मान लूँ, तो 20 लोग, जजेस मिलाकर 30 लोग, ये 30 लोग 140 करोड़ के रिप्रेजेंटेशन के आधार पर बने हुए कानून को अवैधानिक घोषित कर देते हैं। और जो अपॉइंटमेंट का मामला है, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां पर भारत एक रिपब्लिक है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, भारत एक रिपब्लिक है, और रिपब्लिक का मतलब होता है कोई वंशानुगत पोस्ट नहीं, यानी कि राष्ट्रपति अपने बेटे को राष्ट्रपति नहीं बना सकता, कोई भी सांसद अपने बेटे को सांसद नहीं बना सकता, प्रधानमंत्री अपने बेटे को प्रधानमंत्री नहीं बना सकता। और इस बात का भारत में विरोध है, आज से नहीं है, बज्जी संघ, शाक्य संघ बुद्ध काल से चल रहा है कि हम वंशानुगत नहीं चलेंगे, संघ है, चुनकर व्यक्ति बिठाएगा, इसीलिए हमने भारत को भी संघ कहा, भारत संघ। तो आप सोचिए कि कब से हम इस परंपरा को निभा रहे हैं, और अगर नकली गांधी परिवार ये कहता है कि नहीं भाई उनका रिप्रेजेंटेशन चलेगा और वो परिवार वंशानुगत चलेगा, तो भारत आज की तारीख में उसको सिरे से नकार देता है, रिजेक्ट कर देता है। अगर योग्य नहीं होगा तो नहीं बैठेगा। ये बात भारतीय जनता पार्टी की आज की मोदी जी के नेतृत्व में बनी सरकार ने लाइन तय कर दी कि अमित शाह जी का बेटा गृह मंत्री बनेगा, ये आवश्यक नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, ये आवश्यक नहीं है। प्रधानमंत्री के परिवार का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा या मंत्रिपरिषद में आएगा, ये आवश्यक नहीं है। सबको अपनी अपनी योग्यता सिद्ध करनी पड़ेगी। ये भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक लाइन तय कर दी। उस लाइन के अनुसार अब अगर जजेस भी अपने बेटे को जजेस बना लेंगे, आप सोचो, ऑनरेबल जस्टिस कानिया जो पहले चीफ जस्टिस थे, उनके बेटे भी चीफ जस्टिस हुए। ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ वो चीफ जस्टिस हुए, उनके बेटे भी चीफ जस्टिस हुए। ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं जिनमें चाचा, भतीजा, भाई और परिवार के लोग जजेस बन गए। मैं मानता हूँ उनमें योग्यता होगी, लेकिन अपॉर्चुनिटी तो सिर्फ इसलिए मिली क्योंकि वो जज के बेटे थे,
बाकी सामान्य लोगों को तो अपॉर्चुनिटी मिली नहीं। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि जनता में जिसका प्रभाव होता है, जिसका शासन में प्रभाव होता है, जिनका सिस्टम में प्रभाव होता है, वो लोग, तो मैं ये मानता हूँ कि जो प्रभावशाली लोगों के बेटे हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये प्रारब्ध पिछले जन्म में कुछ किया होगा उसका मिलता है, जिसका परिणाम आगे निकलता है और प्रारब्ध ही तय करता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन प्रारब्ध के आधार पर कर्म ना किया जाए, ये भी एक गड़बड़ बात है। खैर, तो ये बात आती है कि उनसे पहचान मिलती है, लेकिन विरोध नेपोटिज्म का हमेशा से होता रहा है और नेपोटिज्म के आधार पर किसी अयोग्य व्यक्ति को नहीं बिठाया जा सकता। अगर अयोग्य व्यक्ति को बिठाया जाएगा तो ये निश्चित है कि महाभारत हो ही जाएगी। वो नहीं करेंगे, उनके बच्चे करेंगे। और ये बात महाभारत से भी चरितार्थ होती है कि अयोग्य बैठेगा तो महाभारत करेगा। क्यों? क्योंकि अयोग्य वर्सेस योग्य का युद्ध होना ही होना है। योग्यता जीतती है फाइनली, लेकिन अयोग्यता भी लंबे समय तक प्रताड़ना देती ही है। खैर, हम लोग आ जाते हैं कि ऑनरेबल जस्टिस संजय किशन कौल जिस समय सीट पर थे, उस समय वो लगातार सरकार को आगाह करते रहे। सरकार वर्सेस जुडिशरी चलती रही। वो अभी रिटायर हो गए, इसी महीने रिटायर हुए, 370 के जजमेंट के बाद रिटायर हुए। रिटायर होने के बाद उन्होंने जो इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में उन्होंने एनजेएसी को परफेक्ट माना। कोलिजियम सिस्टम इज नॉट अ परफेक्ट सिस्टम, ये बात कह दी। और अभी कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले तक, जिस समय कोर्ट खुल रही थी, 10 दिन पहले तक उनका विचार था कि कोलिजियम ने जो रिकमेंडेशन कर दी है, सरकार उसको मानने के लिए बाध्य है। अब इन दोनों बातों में फर्क समझ लीजिए, क्योंकि वो उस समय सीट पर बैठे हुए थे और एनजेएसी कानून था, कोलिजियम एक कानून था और कोलिजियम की रिकमेंडेशन कानून की रिकमेंडेशन है। और उस समय का जो इंटरप्रिटेशन, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है, वो ये कहता है कि जो कोलिजियम ने रिकमेंड कर दिया, भाई को कर दिया, भतीजे को कर दिया, रिश्तेदार को कर दिया, जूनियर को कर दिया, सीनियर को कर दिया, जानने वाले को कर दिया, योग्य व्यक्ति को कर दिया, अटॉर्नी जनरल के बेटे को कर दिया, एडवोकेट जनरल को कर दिया, एडिशनल एडवोकेट जनरल को कर दिया, जिसको भी उन्होंने कर दिया, वो सरकार उसको मानने के लिए बाध्य है। प्रेसिडेंट उसको साइन करना पड़ेगा। हालांकि वो इस स्तर पर उतरने को तैयार हैं कि सरकार की रिकमेंडेशन जितनी महत्वपूर्ण होती है प्रेसिडेंट के लिए, उतनी ही ये जुडिशियल ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट की रिकमेंडेशन महत्वपूर्ण होती है। मतलब ये हो गया कि अब सरकार को वहाँ से हटा दीजिए, प्रेसिडेंट को सीधा रिकमेंडेशन कोलिजियम करेगी और वो रिकमेंडेशन को मानना पड़ेगा। सरकार के पास जाना भी नहीं है, प्रेसिडेंट सीधा बाध्य हो जाएगा। यहाँ तक बात चल रही है और यहाँ तक चर्चाएं हो रही हैं, उस पर डिस्कशन हो रहे हैं। हो सकता है कुछ दिन में इस द्वंद्व में ये ऑर्डर भी हो जाए कि भाई जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपकी एडवाइजरी बॉडी है, वैसी जुडिशियल फील्ड के लिए कोलिजियम आपकी एडवाइजरी बॉडी है, इसलिए आपको मानना पड़ेगा। अब ये द्वंद्व तो चलेगा जब तक इसका सलूशन बिल्कुल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा। लेकिन ऑनरेबल जस्टिस संजय किशन कौल का कहना था कि कोलिजियम परफेक्ट नहीं है। अंकल जजेस का मामला सदैव से तूल पकड़ता रहा। अगर आपको इम्पार्शियलिटी दिखानी है कि इसमें पार्शियलिटी नहीं हो रही है और ये फेयर अपॉइंटमेंट है, तो फिर सरकार और कोलिजियम के बीच में संवाद होना चाहिए। मैंने कहा कि वो वहाँ इसलिए क्योंकि वो कानून बना दिया था 142 में, और अब इसलिए क्योंकि अब वो जज नहीं है, उस कानून से बंधे हुए नहीं, अब वो एक ओपिनियन दे रहे हैं। और उनकी ओपिनियन ये है कि इसके बीच का एक रास्ता निकलना चाहिए जिसमें सरकार और कोर्ट के बीच में वार्ता होनी चाहिए, कोलिजियम के बीच में वार्ता होनी चाहिए और दोनों की सहमति होनी चाहिए। तो उनसे अगला प्रश्न पूछना स्वाभाविक था, क्या एनजेएसी आपकी नज़र में परफेक्ट है? तो उन्होंने कहा कि अभी तक मुझे जो लगता है उसमें एनजेएसी परफेक्ट थी, जिसमें कि सरकार और न्यायालय के बीच में जो रिप्रेजेंटेशन था, बैठकर अपॉइंटमेंट होना था, उसमें अपोजिशन भी शामिल था, उसमें सरकार के 2 मंत्री, प्रधानमंत्री सहित शामिल थे और इधर से 3 जजेस शामिल थे, जिसमें चीफ जस्टिस और उनके 2 सीनियर जजेस, ऐसे करके 6 लोगों का था। इनमें से अगर 2 मना कर देते तो अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता था। यानी कि सरकार के 2 लोग मना कर दें, प्रधानमंत्री और दूसरा मंत्री, तो भी नहीं हो सकता, और अपोजिशन का एक लीडर ऑफ अपोजिशन और उनके साथ कोई एक जज मिल जाए तो भी नहीं हो सकता, और 2 जजेस मिलकर मना कर दें तो भी नहीं हो सकता। यानी कि अपॉइंटमेंट अगर हो सकता है तो सभी तीनों पक्षों की सहमति से ही हो सकता है। हाँ, एक ऑप्शन ज़रूर हो सकता था कि अपोजिशन मना करता, लेकिन 3 जजेस सुप्रीम कोर्ट के और 2 सरकार के मंत्री, ये 5 लोग हाँ कर देते तो हो जाता।
लेकिन 2 चाहिए, डिनाई करने के लिए 2 चाहिए और हाँ करने के लिए 5 चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि लीडर ऑफ अपोजिशन को छोड़कर अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता था अगर सरकार या न्यायालय की सहमति ना हो। इससे अच्छा सिस्टम कुछ हो नहीं सकता था कि आप मना करने में भी सक्षम थे। अगर आपको लगता है कि सामने वाला एलिजिबल नहीं है तो आप मना कर दीजिए। आपको लगता है कि सामने वाले को अपॉइंट नहीं होना चाहिए तो आप मना कर दीजिए, नहीं होगा। लेकिन गलत आदमी तो नहीं होगा, क्योंकि आपकी सहमति नहीं है तो सरकार जबरदस्ती कर नहीं सकती, और सरकार की सहमति नहीं है तो आप भी जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो आप दोनों को बेस्टम बेस्ट चुनना ही पड़ेगा। जो पांच लोगों के लिए 6 में से 5 लोगों को जिस पर कंसेंट हो और 5 लोगों को ठीक लगे व्यक्ति, कानूनी रूप से, सैद्धांतिक रूप से, पाक्षिक रूप से, या फिर राष्ट्रीयता के बल पर, राष्ट्र के आधार पर, मतलब जो भी आंकड़े आपके हैं उन आंकड़ों के अनुसार जो बेस्टम बेस्ट होगा वो ढूंढ कर लाना पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस के अपॉइंटमेंट के समय पर एक चीज़ साफ है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस का अपॉइंटमेंट सिक्योरिटी काउंसिल भी नहीं कर सकती अकेले, और जनरल असेंबली भी नहीं कर सकती। सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली दोनों से पास करना पड़ता है। जो नाम दोनों पास करेंगे उसका ही अपॉइंटमेंट हो सकता है, और अगर दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है तो उनके बीच में एक अलग से कमेटी बिठाई जाती है। वो कमेटी दोनों से अलग अलग वार्ता करती है और सहमति बनाकर अपॉइंटमेंट करती है। यानी कि जो बिल्कुल बेस्ट होगा उसी का अपॉइंटमेंट हो सकता है। अपॉइंटमेंट रिकमेंडेशन नेपोटिज्म के आधार पर हो ही नहीं पाएगा। हाँ, इसका दूसरा पहलू ये हो सकता है कि दोनों कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएं और दोनों कह दें 2 हमारे कर लो, 2 तुम्हारे कर लो। अगर ऐसा हो जाएगा तो भी गलत हो सकता है कि भाई कॉम्प्रोमाइज़ करके हम 2 अपने अयोग्य डाल देंगे, तुम 2 अपने अयोग्य डाल दो। नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन उसका पॉजिटिव पक्ष ज़्यादा है, क्योंकि सरकार को जवाब देना पड़ता है, सरकार को चुनाव में जाना पड़ता है। इसलिए सरकार की तो मजबूरी हो जाती है, अगर वो कुछ गलत नाम रिकमेंड करेगी तो जनता उनको सबक सिखा ही देगी। लेकिन अगर ये बात जजेस के लिए आ जाती है कि वो अपने 2 लोग डालना चाहते हैं तो उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उनको किसी को जवाब नहीं देना, उनको कभी चुनाव में नहीं जाना। इसलिए वो नेपोटिज्म का ज़्यादा लाभ ले सकते हैं, सरकार उतना लाभ नहीं ले सकती। और नेपोटिज्म का वो ज़्यादा लाभ लेंगे, मतलब भाई भतीजावाद उसमें चलेगा, अंकल जजेस, जो ऑनरेबल जस्टिस कोल कह रहे हैं अंकल जजेस चलेंगे तो सवाल खड़ा होगा। अब देखिए, इस बात को दूसरे शब्दों में ये कहा जाए, ये न्यूज़ इसलिए बन रही है अपॉइंटमेंट की क्योंकि ऑनरेबल जस्टिस के संजय किशन कौल, ये माना जा रहा था कि कोलिजियम के बहुत बड़े पक्षधर हैं और सरकार से लड़ने के लिए तैयार थे। लेकिन यहाँ पर जब वो रिटायर हो गए तो उनके मुंह से वो सच्चाई निकल रही है जो होनी चाहिए थी। यानी कि वो अब ये कह रहे हैं कि अभी तक का तो कोलिजियम सिस्टम है लेकिन वो बेस्ट नहीं है। सरकार और कोलिजियम के बीच में वार्ता होनी चाहिए, उसके लिए एनजेएसी परफेक्ट है। ये यू टर्न बताया जा रहा है कि ये उनके द्वारा यू टर्न मारा गया। मैं कहता हूँ ये यू टर्न नहीं है, ये उनकी ओपिनियन है। लेकिन जब वो सीट पर थे तो कानून का पालन करना उनका कर्तव्य है, और कोलिजियम आज की सच्चाई है जो कानून है, और उस कानून के अनुसार जो चीफ जस्टिस या कोलिजियम ने रिकमेंड किया है उसको भाई मानो। ऑनरेबल जस्टिस संजय किशन कौल के समय पर सबसे ज़्यादा अपॉइंटमेंट और सबसे ज़्यादा ट्रांसफर पोस्टिंग जजेस के हुए हैं जब वो कोलिजियम के हिस्से थे। कोलिजियम में सबसे सीनियर सदस्य वही थे, और ये बात हमने देखने में आई है कि किसी भी हियरिंग के समय पर चीफ जस्टिस के बात को आधा शब्द से भी न काटने वाले, यानी कि चीफ जस्टिस, जो भी चीफ जस्टिस रहा, चीफ जस्टिस के साथ खड़े दिखाई पड़े, क्योंकि सिस्टम का हिस्सा है, सिस्टम को सिक्योर चीफ जस्टिस करे, ऐसा भी दिखाई दिया। अब इस बात से कितना बल सरकार को मिलेगा, जनता को कितना बल मिलेगा, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जामिनेशन में एनजेएसी वर्सेस कोलिजियम, चूंकि हॉट विषय है इसलिए उसका ऐसे आ सकता है, उस पर बहुत सारे सवाल आ सकते हैं, उस पर जजमेंट आ सकते हैं एसपी गुप्ता से लेकर, और कोलिजियम और एडवोकेट एंड रिकॉर्ड एसोसिएशन 1 और 2, ये सब कुछ आ सकता है। जजेस ट्रांसफ़र केस के नाम से जाने जाते हैं, जजेस अपॉइंटमेंट केस के नाम से जाने जाते हैं, और इस पर ऐसे आ सकता है। आप अगर इस यूट्यूब पर ही हमारी एनजेएसी की पूरी सीरीज़ देख लेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, क्योंकि हम उसको कवर कर रहे हैं 2014 से।
2014 से, मतलब जब सरकार केंद्र की बनी थी और एनजेसी कानून अरुण जेटली जी ने पास किया था, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ था और चैलेंज होने के बाद तमाम समय समय पर वो चल रहा है। उस हर एक इंसिडेंट पर मेरा एक लेक्चर है जो हम स्टूडेंट्स को देते रहे, और वो लेक्चर स्टूडेंट्स के अलावा चूंकि पब्लिक इंपॉर्टेंस का था इसलिए हम उसको यूट्यूब वगैरह पर भी डालते रहे। तो ध्यान रखने की बात है कि अगर आपको जुडिशियल सर्विसेज के पर्पस से वो करना है तो आपको जाना पड़ेगा हमारे ऐप पर। अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप हमारे यहाँ मेल डाल सकते हैं, ऐप पर लिख सकते हैं। ऐप की खास बात यह है कि किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करने से पहले उसके 20% खर्चे में केवल, क्योंकि कोचिंगों का खर्चा इस समय 3-3.5 लाख रुपए है, और वहाँ दिल्ली में जाकर, मतलब यहाँ दिल्ली में आकर रहोगे तो रहने का भी आपको साल भर का 1.5-2 लाख रुपए खर्च होता है। 5 लाख रुपए की जगह 10% खर्चे में आप उसको पढ़ सकते हैं, ताकि कोचिंग भी अगर पढ़ने जाएं इसके बाद तो फिर वहाँ पर जाकर आप सार्थक सिद्ध हों। अदरवाइज क्या होता है, कभी कभी कोचिंग पूरी निकल जाती है, उसके बाद समझ में आता है आखिर हमें पढ़ना कौन से तरीके से और कैसे। इसलिए एक बार हमारा कोर्स रेफर कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो फिर हम उसको कर लेंगे। मैं नए जो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस है, अभी तक उस पर ही क्वेश्चंस आ रहे थे, अब नए तीनों पास कर दिए गए हैं, उसको मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश नए सिरे से कर रहा हूं। वो लगातार हम उस पर अपडेट करेंगे, तो पुराना वाला भी पढ़ने को मिलेगा और नया वाला भी पढ़ने को मिलेगा। जो भी जजमेंट अपडेट होते हैं वो तो मैं करता ही करता हूं, जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के होते हैं वो यूट्यूब पर भी डालते ही हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।